नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की एक महत्वपूर्ण पहल की। शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में जिले के हिंदी विषय का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा 17 सितंबर 2025 को विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को और बेहतर बनाना। तो आइए आरंभ करते हैं इस प्रशिक्षण की खास झलकियों से। हम निदानात्मक कक्षा शिक्षण के विषय में जानकारी लेंगे, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मुख्यतः है, किंतु यह रेमेडियल कक्षाएं और इनमें पढ़ाने का ढंग हमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी कक्षाओं में करना चाहिए। अभी मेरे साथ में हमारे इस प्रशिक्षण में हमारे मास्टर ट्रेनर बहुत सम्माननीय हैं, जिले में हिंदी में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। ऐसे श्रीमती अमृता आसूलकर मैडम, जो कि नमस्कार सभी को। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर से यहाँ पर उपस्थित हुई है। और हमारे साथ में है श्रीमती निहारिका शिवकर मैडम, जो कि पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से हैं। सभी को मेरा नमस्कार। साथ में है हमारे श्रीमती महिमा मिश्रा मैडम, रोशनी मिश्रा मैडम, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौरी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं डॉक्टर मनीषा जैन, पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से आपके बीच में हूँ। एक बार पुनः सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। निदानात्मक कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण में मैं अपने साथियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम इस निदानात्मक प्रशिक्षण की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे। आज की जो जिला स्तरीय प्रशिक्षण ऑनलाइन हो रहा है, इसमें आप सभी लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि हमें जो निर्देश मिले हैं वो निर्देश हमें आप तक पहुंचाने हैं, और आपको वो आगे के निर्देश या जो गतिविधियां, जो कार्यवाही है, वो आपको अपने अपने विद्यालयों में करनी है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमें आगे हमारे विद्यालय की कक्षा शिक्षण में सहायक होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे डी और ई ग्रेड में आए हैं। आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं NAS जो परीक्षाएं हमने पिछले नवंबर में ली थी बच्चों की, ये हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो था, ये उसका कुछ विश्लेषण आपके समक्ष है, जिसमें हमारे बच्चों ने भाषा, मतलब इनकी अलग अलग 4 विषयों की परीक्षाएं हुई थी। इसमें भाषा की थी, हिंदी भाषा की, गणित की थी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की थी। तो इनमें से बाकी सबका रेशो तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे। हमें जो परसेंटेज या जो प्रतिशत देखना है, उस प्रतिशत पर हम ज़रा विशेष ध्यान दें कि हमारा जो प्रतिशत है नेशनल लेवल का 54% था, लेकिन हमारा स्टेट लेवल का जो प्रतिशत था वो 52 था। यानी हम हिंदी प्रदेश के रहवासी होकर, शिक्षक होकर भी हम अपने प्रदेश को नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीयता के स्तर से ऊपर नहीं उठा पाए। तो इस बात का हमें अभी विशेष ध्यान रखना है कि हिंदी की स्थिति हमारी कितनी गंभीर है। लेकिन जो 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम है, उसका विश्लेषण भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें 2023 में 83% हिंदी का रहा रिज़ल्ट, तो 24 में वो 85% तक हो गया, और वही 25 में 91%। तो क्या ये 2026 में 100% हो सकता है? जी, अवश्य हो सकता है, अगर हम प्रयास करें तो। और अब इसके प्रयास के लिए हमें जो निर्देश हैं, हम उस पर अगर अमल करें
तो हमें निदानात्मक शिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। और ये जो निदानात्मक शिक्षण है ये हमें किसके लिए करना है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है, और इस शिक्षण में क्या है, ये सारी बातें हम शायद बहुत सालों से सीख रहे हैं, बहुत सालों से जान रहे हैं। आज फिर हम वही बातें लेकर आपके सामने हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो करना में ये है कि हमारी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हो गई हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर हमें हमारे विषय के डी और ई ग्रेड के छात्रों को ढूंढना है और उनको ये शिक्षण करना है। ये निदानात्मक शिक्षण है, यानी इन सब की समस्याओं का हमें निदान करके इन्हें इस स्तर तक पहुंचाना है जहां तक वो बच्चा पास नहीं हो जाता या उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता नहीं है। क्यों करना है? क्योंकि हमें हर बच्चे को उतना ज्ञान देना है। सिर्फ पास कराना, सिर्फ उत्तीर्ण कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, बच्चे की समझ को विकसित करना भी हमारा उद्देश्य है। अब ये कब करना है? तो त्रैमासिक परीक्षा हो गई है, हमारे पास बच्चों की छटाई हो चुकी है, तो अब हमें इसकी शुरुआत करनी है। अब इसके लिए कोई हमारे पास समय नहीं बचा है। और किसको करना है? तो डी और ई ग्रेड के बच्चों को करना है। अब कैसे करना है, इस पर हम अपनी चर्चाएं करेंगे। किसके लिए है? पहले तो हम ध्यान दें कि ये सिर्फ 9वीं और 10वीं के लिए हमें निदानात्मक शिक्षण नहीं करना है। हमें ये शिक्षण 9वीं से लेके 12वीं तक की कक्षाओं के लिए करना है। यानी चाहे वो बच्चा 9वीं का हो, चाहे बच्चा 10वीं का हो, चाहे 11वीं का हो या 12वीं का हो, इन सब में से जो डी और ई ग्रेड में बच्चे हैं, इनके लिए हमें निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है। हाँ, परंतु हमारे जो विशेष ध्यान है, वो विशेष ध्यान हमारा 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों पर है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनको हिंदी का इतना ज्ञान नहीं होता है, वो पढ़ने में थोड़े कम हो जाते हैं, उनको बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हम उनकी बातों को उनके खासकर प्रश्नों को समझने में उनकी मदद कर पाएँ, उसको पढ़ने में उसकी मदद कर पाएँ। इसलिए हमें 9वीं के बच्चे पर, 10वीं के बच्चे पर अगर हमने मेहनत की, तो आगे आने वाली 11वीं और 12वीं के लिए शायद हमें आगे निदानात्मक कक्षाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके उद्देश्य आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि हमें विद्यार्थियों को उनकी अधिगम कठिनाइयों को उनकी दूर करने में मदद करनी है। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन में दक्षता विकसित करने में मदद करनी है। दक्षता विकसित करने से मतलब ये है कि हम कक्षा का प्रबंधन ऐसे रखें कि शिक्षक हर बच्चे की तरफ ध्यान दे और उसकी दक्षता को समझे। मतलब मैडम, बैठक व्यवस्था हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगी ना कक्षा की? जी मैडम, बैठक व्यवस्था बदलने के लिए हमें डी और ई ग्रेड के बच्चों को पहले तो अलग अलग छांटना पड़ेगा, है ना, ताकि ए, बी और सी ग्रेड के बच्चों को हम अलग से शिक्षण दे पाएँ, क्योंकि उनका शिक्षण और डी और ई ग्रेड का शिक्षण बहुत अंतर होता है। ऐसा हमें भी महसूस हुआ है, आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि डी ग्रेड का बच्चा तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेता है, लेकिन ई ग्रेड का बच्चा शायद नहीं समझ पाता है। ये वही ई ग्रेड के बच्चे होते जो अधिकांशतः पीछे वाली बेंच में बैठते। जी शिवकर मतलब अब मैडम, हमको इनको ये करना पड़ेगा कि ई ग्रेड के बच्चों को हम सामने बिठा लें और फिर डी ग्रेड के बच्चों को साइड में बिठा लें, और बी और ए यदि हमारा साथ में लग रहा है कक्षा शिक्षण के दौर में, सामान्य शिक्षण के दौर में, तो हम उन्हें पीछे भी बिठा सकते हैं। लेकिन हमें फोकस तो ई और डी ग्रेड पर ही, सी ग्रेड पर भी हमें रखना पड़ेगा। कभी कभी हम ये प्रयास भी कर सकते हैं कि जो ई ग्रेड और डी ग्रेड के बच्चे उनको ए ग्रेड के साथ भी बिठा लें, ताकि वो ज़्यादा अच्छा सीख पाए। उस पर हम आएंगे आगे। अब इन विद्यार्थियों के साथ करना क्या है हमें? डी और ई ग्रेड के बच्चे हमें ज़्यादा ध्यानपूर्वक उनको देखना है। उनका या तो हम कक्षा अलग कर लें या हम उनको ही बच्चों के साथ में बैठकर सिखाएं, लेकिन जैसे भी है उनको हमें भाषा संबंधी दोषों से परिचित कराना है और उनका समाधान भी करना है, उनके इन दोषों को दूर भी करना है, क्योंकि अगर वो भाषा संबंधी दोष दूर नहीं कर पाएंगे तो प्रश्न ही समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब इनके जो ज्ञान प्राप्ति उस मार्ग में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहली चीज़ तो खुद ध्यान नहीं देता। पारिवारिक माहौल भी वैसे है, पारिवारिक तो माहौल उसको भी बहुत हमको है। मैनेज करना होगा। तो हमें इनकी सब तरह की समस्याओं को देखकर फिर इनके ज्ञान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनको हम कैसे सिखाएं, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा।
इसी तरह से हमें इन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनकी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान का भी समायोजन करना पड़ेगा। मैडम मुझे एक याद आ रहा है एक प्रसंग जी। कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया क्लास में और मुझे लग रहा था कि वो ई ग्रेड वाला बच्चा भी बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है। मैं पहले अपनी बात कहने के पहले एक बार ये जानना चाहती हूँ कि मेरे सभी साथियों को आवाज़ आ रही है, तो आप और आपको जो भी बात अच्छी लगती है तो कृपया कोई भी हमें इमोजी करके आप हमें मैसेज करें तो हमको समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं और उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी मैडम, तो वो बच्चा मैंने देखा कि उसने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो मैंने जानना चाहा उसको कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या थी उसके साथ कि उसको कोई भी चीज़ सरल वाली भी बहुत अच्छे से समझाई गई तो भी समझ में नहीं आई। तो मुझे पता लगा कि घर में उसकी मम्मी और पापा ने उसको उस दिन खूब पीटा था और वो पिटकर स्कूल आया था और उसके दिमाग में वो मम्मी और पापा के द्वारा जो डांट थी वही घूम रही थी। तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ उसको तो समझ में आएगा ही नहीं, मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि वो। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा उसके सिर पर हाथ फेरा, उससे सारी परेशानियाँ पूछी, थोड़ा वो रोया भी मेरे सामने और फिर उसको मैंने समझाया और फिर से मैंने वही विषय फिर से पढ़ाया। तो अब मैंने देखा कि वो बच्चा तुरंत ही सीख गया था। तो मेरे ख्याल से संवेगात्मक समस्याएं ये होती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं। जी जी, ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर करती हैं और शायद यही उनके शिक्षण ग्रहण में भी समस्या बन सकती है। जी। जैसे कि जैन मैडम आपने बताया कि उस बच्चे के साथ आपने उसको समझाया तो उसकी मानसिकता थोड़ी सी सकारात्मक हुई और जैसे ही उसकी मानसिकता सकारात्मक हुई उसने आपकी बातों को तुरंत ग्रहण कर लिया। तो हमें इसी प्रकार अपने शिक्षण को प्रभावशाली भी बनाना है और विद्यार्थियों की शक्ति और क्षमता के अनुसार उनकी शैक्षिक प्रगति का अवसर प्रदान करना है। यानी वो किसी भी समस्या से ग्रसित हो तो पहले हमें उनकी समस्या को दूर करना होगा। तो अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, जो बच्चे हैं वो याद ज़रूर करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए हमें बार बार अभ्यास कराना पड़ेगा। उन्हें विद्यार्थियों को उनके घर पर भी अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले इसकी व्यवस्था हमें भी देखनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें उनके अभिभावकों से थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। और अभ्यास के लिए समय के साथ साथ अभ्यास के लिए ऐसा गृह कार्य उसे दें जो उसे करने में थोड़ी सी रुचि भी पैदा हो, क्योंकि अगर उसमें रुचि नहीं होगी तो वो अपने आप ही समय नहीं निकालेगा। इसलिए उसकी रुचि के अनुसार अगर हमें गृह कार्य देंगे तो वो उस अभ्यास के लिए, उस पढ़ाई के लिए, इस गृह कार्य के लिए समय भी निकालेगा। ठीक है। और अब इस शिक्षण के संबंधी है अलग अलग विषय हैं तो अलग अलग विषय के अलग अलग कक्षा कार्य भी उसके पास होंगे, अलग अलग गृह कार्य भी उसके पास होंगे। तो हमें उसको दिए गए जो गृह कार्य हैं और दिया गया जो कक्षा कार्य है उसकी बहुत ध्यानपूर्वक जांच भी करनी है और उसमें जो त्रुटियां हैं उसका सुधार करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। मैडम मैं ये देख रही हूँ कि इसमें देखिए आप निदानात्मक शिक्षण में देखिए आपके 5 विषयों की कक्षाएं लगनी हैं। अच्छा मैडम, 5 विषयों की कक्षाएं हैं क्या? जी, अब पांचों शिक्षक जो हैं वो गृह कार्य देंगे निदानात्मक शिक्षण में। जी तो गृह कार्य तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना जी। तो या तो वो फिर स्कूल नहीं आएगा दूसरे दिन या फिर वो नहीं करके लाएगा। होता यही है मैम कि जब ज़्यादा गृह कार्य होता है उस दिन बच्चा गोल हो जाता है। तो फिर हम करें क्या? तो इसका मतलब ये है कि हम ये तो पता कर सकते हैं आपसी सामंजस्य से अपने जो बाकी विषय शिक्षक हैं जी कि भाई हम सोमवार को हिंदी का देंगे, बिल्कुल। मंगलवार को अंग्रेजी का देंगे। तो हम जी। ऐसा कुछ समायोजन भी कर सकते हैं। जी। या फिर हम हिंदी में ही यदि गृह कार्य दे रहे हैं तो चूंकि रुचि वाला देना है तो कभी उसको चित्र बनाने के लिए दे दिया, कभी चार्ट बनाने के लिए दे दिया। तो इस तरह से भी हम इसको समायोजित कर सकते हैं। ग्रुप में भी कर सकते हैं मैम, जी, जैसे बिल्कुल। 5-5 का ग्रुप बना लिए तो उससे ज़्यादा अच्छे से सदन हुआ। वाले को बिल्कुल कर सकते हैं। और बस हमारा उद्देश्य तो यही है कि किसी भी तरीके से बच्चा पढ़े। जी मैडम, अपने पास ना इसकी जो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था है निदानात्मक शिक्षण की, वो शायद अलग अलग दिन अलग अलग विषयों की भी है, जिसके कारण शायद हम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषयों का उसे उस दिन का गृह कार्य देंगे और अगले बार जब हमारी क्लास की बारी आएगी तब तक वो 1 या 2 दिन बीत चुके होंगे। जी जी। तो शायद उसको गृह कार्य में बहुत ज़्यादा समस्या या बहुत ज़्यादा कार्य या बहुत ज़्यादा बर्डन उसे महसूस ना हो।
ऐसा हो सकता है। जी। तो जब हम गृह कार्य की जांच भी करेंगे और इनके कक्षा कार्यों की भी जांच करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इन बच्चों से प्रति सप्ताह टेस्ट लेना है और उस टेस्ट लेने के बाद उसके रिकॉर्ड का संधारण भी करना है, क्योंकि ये संधारण और ये टेस्ट आपके लिए कभी भी जांच का विषय बन सकते हैं। और टेस्ट के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे को हमने जो भी चीज़ सिखाई है उसमें से वो कितना सीख पाया। अगर उसने बहुत अच्छा सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर फिर भी उसमें से कहीं कुछ विषय वस्तु ऐसी रह गई जो उसको नहीं बन पा रही है, तो हम उसको दोबारा उसको सिखाएंगे और उसको तब तक सिखाएंगे जब तक वो विषय वस्तु उसको समझ नहीं आ जाती है। मैम एक बात कहना चाह रही हूँ जी। इसमें, जो मैंने अनुभव किया है कि क्लास में 80-80 बच्चे रहते हैं, तो उस 40 मिनट में हम पढ़ाएं या देखें या मूल्यांकन करें, ये थोड़ी विसंगति होती है हमारे साथ। तो उसका एक तरीका निकाला था कि अल्टरनेट बच्चों को कॉपी देके क्रॉस चेकिंग करवाएं, जिससे कि जो बच्चे ने लिखा है वो तो सीखेगा ही, जो बच्चे ने सामने वाले उदाहरण लिखे नए दूसरे बच्चे की कॉपी से, वो भी उसको पता चल जाएगा कि इसको इस तरीके से भी उत्तर इसका लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है और बहुत जल्दी, मतलब 10-15 मिनट में ही हमारी सारी 85-80 कॉपियाँ चेक हो जाती हैं और वह अपन से ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन मेरे ख्याल से बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि एक एक शब्दों को देखते हैं, मात्राओं को देखते हैं, वर्तनीय अशुद्धियाँ देखते हैं वो। तो मेरे विचार से तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि कम समय में मूल्यांकन अधिक कर लें। क्रॉस चेक कर सकते जी। हैं। जी। मिश्रा मैडम जो गांव के स्कूल से हैं, मैडम गांव के स्कूल में क्या बच्चे कॉपियाँ चेक कर पाएंगे क्या? हाँ मैडम, समस्या तो आती है बच्चों को कॉपी चेक करने में, पर यदि ये गतिविधि कराई जाती है वहाँ पर बच्चों के साथ में, तो उनके मन में एक अच्छा भाव आता है। और जो बच्चों की आदत होती है दूसरे बच्चों की गलतियाँ निकालने की, तो जब हम उनको दूसरे बच्चे की कॉपी क्रॉस चेक करवाते हैं तो बहुत खुशी उत्साहपूर्वक उस गलतियों को निकालता है और फिर जब वो उन गलतियों का निदान करता है तो जो गलती उसने निकाली है और जो निदान उसने किया वो उसके दिमाग पर बैठ जाता है। तो उसका एक अच्छा प्रभाव ये है कि जितनी गलतियां उसने निकाली हैं कम से कम उतने प्रश्न तो वो याद कर लेता है, उसको उसमें मेहनत नहीं लगती है। ये बहुत अच्छा उपाय है। और इस उपाय का एक फ़ायदा मुझे ये भी दिख रहा है कि जो बच्चा गलतियां निकाल रहा है उसे भी पता लग रहा है कि उसने भी कहाँ गलतियां खुद की होंगी, क्योंकि उससे वो कम से कम वर्तनी तो सुधार ही लेगा अपनी। और हिंदी विषय में मैडम बच्चे को अगर लिखना नहीं आ रहा है, तो यदि बोल नहीं पा रहा है तो लिख नहीं पा रहा है, और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहीं से शुरू होती है कि वो जो डी और ई ग्रेड का बच्चा है यदि उसे आता भी है तो वो लिख नहीं पा रहा है। बोल जरूर रहा है पर लिख नहीं पा रहा है। तो यहाँ हमको अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, बार बार अभ्यास कराने पर। जी मिश्रा मैडम, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है, इसलिए हमें उसका साप्ताहिक टेस्ट लेना बहुत आवश्यक है ताकि उस बच्चे को लिखना आए और लिखने की स्पीड भी बढ़े, क्योंकि अगर उसकी गति नहीं होगी तो भी शायद वो पूरा पेपर नहीं हल कर पाएगा। अब जो आप अभ्यास पुस्तिकाओं जिनमें आप निदानात्मक शिक्षण करा रहे हैं, प्रति सप्ताह उनका टेस्ट ले रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को देख रहे हैं, उसके लिए निरीक्षणकर्ता इन बच्चों की अभ्यास पुस्तिका देखेंगे। अब ये अभ्यास पुस्तिका क्या है ना, ये कुछ नई चीज़ है, कॉपी है, क्या है? शायद हमारे साथ पिछले साल भी ये अभ्यास पुस्तिका थी, है ना। तो इस अभ्यास पुस्तिका को हम अभी यहाँ पर ध्यान रखते हैं और इसकी चर्चा हम आगे ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा तक, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही होगा, यानी आपको शैक्षणिक कैलेंडर को अपने साथ में रखकर ही आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जैसा हमने वहाँ पर ग्रेड की बात की थी कि डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो उनको पढ़ाना किस प्रकार से है, उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से करनी है। तो जैसा कि हम कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हमारी जो आधारभूत व्यवस्था है वो वैसी ही है। जहाँ पर एक से अधिक सेक्शन है वहाँ पर हम डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन तैयार करेंगे, और वहाँ पर जो शिक्षक किसी विषय का जो शिक्षक वहाँ पर निदानात्मक कक्षा ले रहा है और जो शिक्षक वहाँ पर मुख्य विषय वहाँ पढ़ा रहा है, वही शिक्षक उन बच्चों के साथ में जुड़कर निदानात्मक कक्षाएं ले, ताकि उसे पता लगे कि बच्चों में कहाँ कहाँ कमज़ोरी है। अगर नया शिक्षक पढ़ाने चला जाएगा तो शायद वो बच्चों की कमज़ोरियों को पकड़ नहीं पाएगा।
और जिन शालाओं में एक ही सेक्शन है वहाँ पर डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों को उनकी संख्या के आधार पर अलग से बिठाया जाए, बाकी बच्चों के साथ भी बिठा सकते हैं, या शिक्षक और प्राचार्य के द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाए कि उन्हें किस प्रकार बिठाना है और किस प्रकार से उनकी निदानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था बनानी ये है। तो हर शाला की अपनी परिस्थितियों पर रहेगा कि किस तरह से वो रेमेडियल कक्षाएं लगा रहे हैं। बस मुख्य यह है कि उन्हें रेमेडियल कक्षाएं लगाना है। जी, ये आप ग्रेड देख रहे होंगे ना। इस बार थोड़ा सा हमारे साथ में हमको भोपाल से भी ऐसे निर्देश मिले थे कि हम जो बच्चों को ग्रेड देंगे त्रैमासिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में या परीक्षाओं में प्री बोर्ड तक हम जिस तरह के ग्रेड देंगे वो 100 में से होंगे। और हमारे पास A+, A ग्रेड, B, C, D, E1 और E2 इतने ग्रेड होते हैं। तो इन बच्चों को जो हम 100 में से ग्रेड देंगे तो ग्रेड की अवस्था ऐसी रहेगी कि जो A+ के बच्चे हैं वो 85 या 85 से अधिक अंक लेंगे, और जो A ग्रेड के बच्चे हैं वो 75 से लेकर 84 तक के अंकों के होंगे। B ग्रेड के बच्चे 60 से 74 तक के होंगे, और C ग्रेड के बच्चे 45 से 59 तक के होंगे। D ग्रेड के बच्चे 33 से 44, E1 के 20 से 32 और 0 से 19 तक के बच्चे E2 ग्रेड में आएंगे, जिसमें से E1 और E2 ये दोनों ही ग्रेड हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण में गिना जाता है। इसमें एक बात और है आसुलता मैडम जी कि यदि बच्चा थ्योरी में फेल हुआ है जी जी तो भले ही उसका 20 से 32 से मतलब 33 या 44% आए जी तो भी वो E1 या E2 में ही आएगा, E1 में आएगा। सैद्धांतिक नंबर जी जी हाँ, सैद्धांतिक के नंबरों पर मान ही लीजिए ये है। सैद्धांतिक में उसको 75 में से 10 नंबर मिले हैं तो वो E2 में आएगा। जी ये हमको इसमें विशेष ध्यान रखना है। फिर उनका 100 में से % नहीं निकालेंगे हम लोग, हम उसे तो अनुत्तीर्ण में ही मानेंगे। जी जैसा कि हम तो अपनी ये बोर्ड कर सकते हैं मैडम कि जैसे ही बच्चा थ्योरी में फेल होता है तो हम उसको पहले ही चिन्हित कर लें कि वो E1 और E2 का बच्चा है, उसके बाद में ग्रेडिंग निकालने में हमको आसानी है। जी जी जो भी अभी तक हम इसके पहले तक 80 मतलब 12वीं 11वीं 12वीं में 80 और 9वीं 10वीं में हम 75 से ग्रेड निकालते रहे हैं। इस बार हम उनमें 20 नंबर का 25 नंबर का प्रोजेक्ट जोड़ेंगे और उसके बाद 100 में से ही उनका अंक निर्धारण या ग्रेड निर्धारण करेंगे। लेकिन जो बच्चा हमारे विषय में फेल है, अनुत्तीर्ण है या पहले से ही ई ग्रेड में है, उसको हम ई ग्रेड के रूप में चिन्हित करेंगे और बाकी बच्चों को प्रोजेक्ट के नंबर जोड़कर हम ग्रेड से दे सकते हैं। इस चीज़ का जी कई बार ये भी होता है कि बच्चा सैद्धांतिक में फेल रहता है पर प्रैक्टिकल उन्हें बहुत अच्छा बनाया रहता है क्योंकि वो टीप के लिए कराता है सारी चीज़ें। तो वहाँ पर भी हमको ध्यान देना होगा कि ई ग्रेड का बच्चा है तो जब उसको थ्योरी में लिखना ही नहीं आया है तो वो प्रैक्टिकल इतने अच्छे से दे कैसे सकता है, ये प्रायोजन अधिकांशतः इत्यादि। या होता नहीं, है। और होता है। ज़्यादातर हमारे साथ की जो है हम उनको प्रोजेक्ट वर्क जो है उनका प्रायोजना कार्य जो है वो हमको अपनी त्रैमासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले लेना पहले ही होता लेना है। है, ठीक है। तो पहले लेना होता है तो हम उनके नंबर पहले से ही जांच चुके होते हैं, उनके नंबर पहले से ही हमारे पास भरे होते हैं। तो उसके बाद जब सैद्धांतिक होती है तो पास या फेल की स्थिति उसकी सैद्धांतिक से ही होगी, ना कि बिल्कुल, प्रयोजना कार्य से, क्योंकि हो सकता है वो प्रयोजना में 19-20 भी ले ले। अब वो किस माध्यम से लाया है हम नहीं जानते, लेकिन एक बात अवश्य है कि हम अपने मन से उसको नंबर देने की कोशिश ना ना करें। करें। बच्चे की स्थिति को, उसकी शैक्षणिक स्थिति को देखकर हम उसकी प्रयोजना लें और उस प्रयोजना को जांच कर ही उसे नंबर दें, तो हमें अपने आप ही अपना रिजल्ट पता लग जाएगा कि बच्चा कितने अंक प्रयोजना में ला सकता है और उसमें उसके आधार पर हमको अपने आप से ये समझ में आ जाएगी कि सैद्धांतिक में उसके अंक कितने आ सैद्धांतिक के सकते हैं। हिसाब से। अब मूल्यांकन की बारी है। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि प्रति सप्ताह टेस्ट लेना है, तो प्रति सप्ताह में ये भी हो सकता है कि हम प्रति अध्याय जब हमारी इकाई समाप्त हो जाए तब भी हम उसका विषय के आधार पर टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें उसका टेस्ट या मासिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन साप्ताहिक। करना ही है जी, जी, और जी। उसके रिकॉर्ड का संधारण करके इससे रखना ही हमारे है। मासिक मूल्यांकन में सुविधा हो जाएगी थोड़ी। जी टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों की संबंधित विषय संबंधी कमियां त्रुटियां उनका आकलन उनके लिए भी कर सकते हैं, तो उनको भी इसका
उपयोग करने के लिए हम कह सकते हैं। और आप यहाँ से बाकी जो विद्यार्थी हैं डी और ई ग्रेड के, उनके लिए तो उपयोग करना ही है। तो ये बहुत अच्छे मॉड्यूल बने हैं, ऐसा हमें विश्वास है। आप लोग भी इनका प्रयोग कीजिए और फिर देखिएगा कि अगर कहीं पर कोई त्रुटि आपको संभावित नजर आ रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई त्रुटि छूट गई है, तो हमें उससे अवगत कराइएगा। आपके मास्टर ट्रेनर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, तो आप हमें उससे अवगत भी करा सकते हैं और इस रूप में आप सभी का सहयोग भी राज्य स्तर पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से लोक शिक्षण संचालनालय से मेरी आपसे हिंदी विषय के लिए यही अपेक्षा है कि हम अगली बार, अर्थात आपके जिले का जो रिजल्ट है वो अगली बार हिंदी में 100% आए, और जो 100% आए उसमें हमारे बच्चे सिर्फ पास ही ना हो, सिर्फ उत्तीर्ण ही ना हो, बल्कि वो कौशल में भी विकसित हो। इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो और आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं। मैडम जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। मैं सब अपनी पूरी टीम के साथ और छिंदवाड़ा ज़िले के हमारे डीओ सर की तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया है।